हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आई नो आज कुछ ज़्यादा ही वीडियोस अपलोड कर दिया है, बट पुराना वाला एफ को मुझे ख़त्म करना है, तो मैं उसका तो कोई गैप नहीं दे सकती, क्योंकि उसका लास्ट पार्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा था कि लास्ट पार्ट आप एक और बना दीजिए, तो मुझे वो बनाना पड़ा। इसके अलावा मुझे वन शॉट शेयर करना था, तो मैं इसे लेके आई हूँ अभी। ये वन शॉट एफ है जिसका एक ही एपिसोड होगा बस, एंड एक एपिसोड में ही ये एफ ख़त्म हो जाएगा। एंड गाइस, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ जिसमें मैं मेरे बारे में बताऊँगी, तो आप मुझसे मेरा लाइफ के बारे में मतलब कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिनका आंसर मैं एक वीडियो के थ्रू दूँगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाना स्किप कर दूँगी। बट अगर पूछना चाहते हो मेरा लाइफ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में, मैं उसका एक वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट संडे, मतलब जो संडे अभी आ रहा है ना, आज नहीं, नेक्स्ट संडे उस दिन, तो तब तक आप पूछ सकते हो। एंड बैक टू स्टोरी, ये वन शॉट एफ है जिस पे टॉप जो है हमारा विंग है, बॉटम लानवांग जी है। एंड क्योंकि ये वन शॉट एफ है तो इसमें स्टोरी लाइन्स बनाने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पर्सन जिसने एक कंबल ओढ़ा हुआ है काले कलर का, एंड वो एक बहुत बड़ा सा महल टाइप का है, जो कि एक्चुअल में महल दिखता नहीं है, वो एकदम खंडहर जैसा है। एंड बाहर तो पहरेदार खड़ा हुआ है जो कि एकदम भूत जैसा है, बिल्कुल ही भूत जैसा, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। कोई नॉर्मल इंसान होता तो अब तक को यहाँ से चीख चीख कर भाग जाता कि भूत देख लिया, भूत देख लिया। बट शायद इस पर्सन में ज़्यादा ही गट्स है, जो इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा लेके घूम रहा है। उस पर्सन ने उस गार्ड से कहा, मुझे तुम्हारा मास्टर से मिलना है। वो गार्ड थोड़ा हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या काम है? उस पर्सन ने कहा, मुझे उन्हें ये लेटर और ये एक पोर्ट्रेट देना है। उसने 2 लिफाफा उन गार्ड्स के सामने किया। एक गार्ड आगे आया, उसने उस लिफाफा को लिया, एंड उस पर्सन ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया, मतलब उन लेटर्स को देने के बाद में। उस गार्ड ने कहा, क्या ये कोई रिक्वेस्ट है? तो उस पर्सन ने कहा, जी ये एक रिक्वेस्ट है। उस पर्सन का चेहरा किसी को दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसने कम्बल बहुत अच्छे से ओढ़ रखा था, चेहरे पर मास्क पहन रखा था, एंड हाथों में कुछ तो पहन रखा था जिससे उसका हाथ वगैरह भी नहीं दिख रहे थे। मतलब कुल मिला के वो पूरा खुद को कवर करके आया था, ताकि उसका एक भी निशानी यहाँ किसी को मिल ना जाए। एंड लेटर देने के बाद में वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया, मतलब अपना स्वाड पे उड़ करके चला गया। उसका स्वाड जो कि थोड़ा लाइट कलर में था, मतलब थोड़ा येलो कलर में था, उसे लेकर के वो उड़ गया। एंड उन गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, एंड एक गार्ड ने कहा, क्या हमें देना चाहिए? दूसरे गार्ड ने कहा, हमें देना चाहिए। वैसे भी बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया है, मास्टर को कोई लेटर आए हुए हैं, लगभग 100 साल तब पहले ये लेटर आया करते था, लेकिन अब तक तो कोई लेटर आया नहीं। उस दूसरे गार्ड ने कहा, क्या पता ये लेटर हमारे लिए किसी काम का हो, या फिर हो सकता है मास्टर को गुस्सा आ जाए तो। उस दूसरे गार्ड ने कहा, कुछ भी हो, हमारा काम है लेटर पहुंचाना, हम पिछले हज़ारों सालों से यही तो करते आए हैं। उस गार्ड ने कहा, बात तो सही है, वैसे भी मास्टर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें ये लेटर वहाँ पहुँचाना ही चाहिए। उस गार्ड ने कहा, तो क्या तुम जाओगे? उस गार्ड ने कहा, ना ना ना, मैं नहीं जाऊँगा, तुम ही जाओ। भले मैं मरा हुआ हूँ, फिर भी मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। मेरा आत्मा भी नष्ट हो जाएगा अगर मैं अंदर गया तो। उस पर ने हंसते हुए कहा, मतलब वो आत्माएं हैं जो हाँ गार्ड करती हैं, वो इंसान नहीं है। तो उस आत्मा ने कहा, ओह, तो तुम्हें दोबारा मरने से डर लगता है? उसने कहा, हाँ, तुम्हें तो पता है मास्टर कितना खतरनाक है। उस दूसरा सोल ने कहा, बात तो है, चलो कोई नहीं, मैं ही जाता हूँ, कुछ होगा तो मैं देख लूँगा, फिर अगर ना मिलना हुआ तो मुझे याद करते रहना। उसने कहा, दूसरा स्पिरिट ने, तुम्हारा और सिली बातें, पहले जाओ लेटर दे के आओ। तो वो डार्क स्पिरिट बिल्कुल आसमान में गायब हो गया उस लेटर के साथ में। वो स्पिरिट उड़ते हुए कहीं जा रहा था, एंड अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। कहीं कहीं पे तो किसी किसी का सर पड़ा हुआ था, हड्डियाँ पड़ी हुई थी, एंड वहाँ एक खून का तालाब भी था। वो स्पिरिट वहाँ से निकलता हुआ उस महल के अंदर गया। महल के अंदर एक कमरे के बाहर वो खड़ा हुआ, एंड वहाँ पर एक लेडी आई, जो कि स्पिरिट नहीं है यार, जिंदा है वो तो। उस लेडी ने कहा, तुम अंदर यहाँ क्या कर रहे हो? अगर उसने तुम्हें देख लिया
तुम्हारी स्पिरिट को भी नष्ट कर देगा। उस डार्क स्पिरिट ने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम, पर ये लेटर उनके लिए आया है, किसी ने दिया है। वो लेडी थोड़ा हैरान हो गई। उसने पूछा, किसने दिया है? उस स्पिरिट ने कहा, हमने उसे देखा नहीं, वो खुद को कवर करके आया था पूरी तरीके से। उस लेडी ने कहा, क्या वो लड़का था? उस स्पिरिट ने कहा, हाँ, उसकी आवाज़ से तो लग रहा था कि वो कोई बॉय है, शायद कोई टीनेजर बॉय है जिसका उम्र लगभग 18 से 19 साल होगा। उस लेडी ने नोट किया और कहा, अब ठीक है, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, इससे पहले कि वो अपना सेंस में आ जाए। उस स्पिरिट ने कहा, कि वो अपनी सेंस में नहीं है? उस लेडी ने कहा, वो आए इससे पहले निकल जाओ, तुम्हें पता नहीं क्या होगा फिर। उस स्पिरिट ने कहा, ठीक है, मैं निकलता हूँ। और ऐसे कहते हुए वो स्पिरिट दोबारा से हवा में गायब हुआ एंड वापस बैक टू डोर आ गया, जहाँ पर उसका दूसरा स्पिरिट फ्रेंड उसका वेट कर रहा था। ये वो स्पिरिट्स हैं जिसको इस डार्क पर्सन ने अपना काबू में किया हुआ है। ये उसे छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन ये पर्सन चाहे तो इन सारे स्पिरिट्स को मार सकता है। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ये पर्सन इन सारे स्पिरिट से उसका काम करवाता है। एंड ये दोनों भी कोई अलग नहीं है। ये इस पर्सन के पास में लेटर लेके आए थे बहुत पहले, एंड उनके लेटर्स में कुछ ऐसा था जिसे वो डार्कली चाहते थे, ईगरली चाहते थे, लेकिन उनका इंटेंशन सही नहीं था। तो इस पर्सन ने, जो इस महल के अंदर रहता है, उसने इन दोनों को जाने ले ली। एंड ये डार्क स्पिरिट्स इस मेन का, जो डार्क मेन है, इसका काम करती है। तब से ये लोग इनका गुलाम बना हुआ है। खैर, अंदर उस खंडर के अंदर वो जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता है इस इंसान का कितना ज़्यादा खौफ है। फिर भी उसने डोर पर नॉक किया। डोर पर नॉक होते ही अंदर वाले इंसान ने कहा, कौन है? तो उस लेडी ने कहा, मैं हूँ वैनचिंग। तो उस पर्सन ने कहा, अंदर आओ। वैनचिंग अंदर गया। उसने उस पर्सन की तरफ देखा जिसका बाल पूरी तरह से खुला हुआ है, पूरी तरह से खुला हुआ है, काला कलर का रूप से, पूरा काला कलर का रूप से। और वो कमरा जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड का स्मेल आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल, जिसमें वंचिंग खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। उसने कहा, क्या तुमने फिर से किसी को मार दिया है? तो उस इंसान ने कहा, मैं और क्या करूं, लोग मुझसे मरने के लिए तो आते हैं। फिर एक इंसान आया था मदद मांगने के लिए, वो चाहता था कि मैं उसकी बीवी को मार दूं, तो चलो मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसे छुटकारा चाहिए था अपनी बीवी से, एंड अब उसे मिल गया है। एंड वैनचिंग ने देखा कि उसके सामने एक डार्क स्पिरिट है। वैनचिंग ने कहा, तुमने इसे भी? तो उसने कहा, उस पर्सन ने, तो क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने बिल्कुल कोल्डली बोला। अभी तक वो थोड़ा मजाक के मूड में था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था। तो वैनचिंग ने कहा, ये रिक्वेस्ट आई है, लेटर्स। अब उस पर्सन ने वैनचिंग की तरफ देखा। उस पर्सन जिसका पूरा फेस पर ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था, खून ही खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसने किसी को बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार डाला है। वैनचिंग बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसका हाथ भी काँप रहा था। उस पर्सन ने उन लेटर्स को लिया एंड कहा, गेट आउट। वैनचिंग तुरंत वहाँ से भागती हुई निकल गई, एंड वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। उस कमरे में अंधेरा था, एंड उस पर्सन ने एक चुटकी बजाया, जिससे उसमें जो मौजूद लैंप थे वो जल गए। एंड उस पर्सन ने उन लेटर की तरफ देखा। उस पर्सन के हाथ में बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था, जिसकी वजह से उस लेटर पर भी ब्लड लग गया। उस पर्सन ने कुछ नहीं किया, बस अपना जो रोप्स था उनसे ही अपना हाथ को पोंछ डाला, थोड़ा हाथों को साफ किया, एंड उन लेटर्स को खोला। एक लेटर में बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि स्टार्टिंग से लिखा था, आपके सम्मान में एक इंसान। हुइंग को ये देखकर बहुत हंसी आई, ये किसने लिखा है? देन उसने आगे देखा। उस लेटर में कुल मिला के ये लिखा हुआ था कि वो जिसने ये लेटर लिखा है वो पर्सन चाहता है कि हीलिंग लोजू वैंस को मार दें, उन्हीं वैंस को जो गलत हैं, बुरा करते हैं, एंड जो अच्छा लोग हैं, बूढ़े लोग हैं एंड बच्चा है, उनको कुछ ना करे, ऐसा उसमें लिखा था। तो हीलिंग लोजू मतलब ये पर्सन जिसका नाम हीलिंग लोजू है, ऑब्वियसली जिसको लेटर लिखा है तो वो हीलिंग लोजू होगा। उसे ये बात सुनकर थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला,
कि चलो कोई तो है जो उसे इतना ज़्यादा डार्क नहीं समझता है कि वो हर किसी को मार दे। देन दूसरा लेटर था जिसमें उसने उस लिफाफे को खोला एंड उसके अंदर एक पोर्ट्रेट था। उस पोर्ट्रेट को जब हीलिंग रोज़ ने देखा तो बिल्कुल मेस्मराइजिंग हो गया कि ये पर्सन कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना अच्छा है। एंड उसे देख के लग रहा है कि वो एक लड़का है। एक लड़के का फ़ोटो मतलब एक पोर्ट्रेट उसे दिया गया है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, जिसका फोरहेड पे एक रिबन है एंड उसने वाइट कलर का रूब्स पहना हुआ है एंड उसका हाथ में एक तलवार भी है जो वाइट कलर का है। हीलिंग लोसू ने पढ़ा था लेटर में, जैसे कि हीलिंग लोसू को वह चीज़ चाहिए होता है जिसका उनसे डिमांड किया जा रहा है। तो हम किसी का जान मांग रहे हैं तो हम आपको हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन का जान दे भी रहे हैं। ये हमारा जो लान क्लान है उसका सेकंड प्रिंस है। इनका नाम है हंगुंजुन। आप इन्हें अपना साथ ले जा सकते हैं एंड हमें वैन से छुटकारा दिला सकते हैं। हीलिंग लोसू ने एक शाय किया, देन उसने अपना हाथ को हवा में उठाया एंड सामने एक दृश्य दिखने लगा जिसमें दिख रहा था पास्ट 3 मंथ्स का शेड्यूल कि क्या क्या हुआ है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। उसने देखा कि लान क्लान पर हमला हुआ एंड लान क्लान को वेंस ने बंदी बना लिया है। उनका क्लान लीडर भाग गया है एंड सेकंड प्रिंस को जो फर्स्ट जेड है उसका हस्बैंड ओमेगा हस्बैंड उसने कहीं छुपा दिया है, ऐसा वहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो हीलिंग लोसू को ये कॉन्ट्रैक्ट तो मंजूर है, उसे ये करना ही होगा। उसने खुद से कहा चलो एक ढंग का काम तो मिला एंड मैं इस पर्सन को मार करके इसका स्पिरिट को भी बंदी बना लूँगा। दिखने में काफ़ी अच्छा है एंड वो सोच रहा था कि अगर स्पिरिट बना देगा तो इस पर्सन का फेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। एंड हीलिंग लोसू का मन में था कि वो इस पर्सन को नहीं मारेगा, जैसे उसने वेंची को नहीं मारा है, उसे अपने साथ रख लिया है, वैसे ही वो इसे भी रख लेगा एंड बंदी बना लेगा। उसने यही डिसाइड किया एंड खुद से कहा वो ऐसा ही करेगा। जब हीलिंग लोसू को ये लेटर आया तब शाम का टाइम था एंड रात भर में ही उसने वेंस को मार डाला, जितना भी वेंस ख़राब था, क्योंकि हीलिंग लोसू हर किसी का मन को झांक सकता है या कहीं पढ़ सकता है। तो उसने जितना भी वेंस ख़राब था उन सबको मार डाला एंड अच्छा जो लोग था उनको छोड़ दिया। एंड जब ये न्यूज़ सुबह कल्टीवेशन वर्ल्ड को लगा कि जो हीलिंग लोसू है उन्होंने पूरा वेंस सेक्ट को ख़त्म कर दिया है पर कुछ लोगों को छोड़ दिया है। अब कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी का हिम्मत नहीं है जिनको छोड़ा है उन पर कोई उंगली उठाने का, क्योंकि उन्हें पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड पर जो रूल कर सकता है उसने छोड़ दिया है। सबसे डार्क पर्सन ने छोड़ दिया है जिससे हर कोई डरता है। एंड लान सेक्ट इससे सबसे ज़्यादा हैरान था क्योंकि अभी जिस पर हमला हुआ था वो लान सेक्ट था एंड लान सेक्ट को मतलब जो लान सेक्ट में क्लान लीडर है वो तो गायब है, मतलब कहीं भाग गया है वैन सेक्ट से छूट करके बहुत पहले ही। एंड जो लान क्लैन है उसे शक हुआ कि किसी ने तो लान क्लैन से जाकर के हीलिंग लोसू को लेटर दिया है, तभी तो ये हुआ है। एंड हीलिंग लोसू हमेशा कुछ मांगता है, कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होता है, तो किसने क्या दे दिया उसे तो बहुत डर लग रहा था अभी एंड खुद का क्लान के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। कुछ देर सब्र कर लेता कुछ टाइम के लिए, लेकिन मन में तो उसे भी पता है कि अगर हीलिंग लोसू वेंस को नहीं मारता तो उसका क्लान और वो खुद भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। तो अभी वो लान क्लान में था एंड इस बात को बीते हुए अब एक हफ़्ता हो गया है। एक हफ़्ता में हीलिंग लोसू का कोई खबर नहीं है। वो लान क्लान में कोई लेटर भी नहीं भेजा है, किसी डिसिपल को नहीं भेजा है, किसी स्पिरिट को भी नहीं भेजा है एंड ना खुद आया है। तो लान क्लान इस बात के लिए थोड़ा रिलैक्स था, लेकिन उसे डर भी था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता हीलिंग लोसू खुद ही आ जाए। वैसे वो हीलिंग लोसू को कभी किसी ने देखा नहीं है एंड कभी हीलिंग लोसू खुद से कोई चीज़ लेने के लिए गया नहीं है। ये मैटर हज़ारों साल से है एंड हीलिंग लोसू हज़ारों साल से ज़िंदा है। किताबें तो यही कहता है। लान क्लैन ने पूरा कोशिश किया कि सबसे जान पाए कि लेटर किसने भेजा था एंड किसने जाकर के क्या देने का बात किया है हीलिंग लोसू को, एंड हीलिंग लोसू मान भी गया। लान क्लैन को पता है कि हीलिंग लोसू इतना आसानी से नहीं मानता है जब तक कि उसे पूरा परफेक्ट चीज़ नहीं दिया जाता तब तक के लिए। एंड अगर कोई गलत इंटेंशन से जाता है तो हीलिंग लोसू उसे मार भी सकता है। एंड उसने बहुत सारा अफवाह सुना है ऐसा कि हीलिंग लोसू किसी को भी मार देता है। अगर कोई अच्छा इंसान भी गलती से भी उसका महल में
एक्चुअली जो महल नहीं है, खंडर है, उस महल में चला जाए तो हीलिंग लोजू उसे पकड़ के खा जाता है। ये अफवाह उसने सुन रखा है, तो ये बहुत वरीड है एंड सबसे पूछ रहा है। उसे उसका नेफ्यू के बारे में भी कुछ नहीं पता है, दोनों नेफ्यू के बारे में, ना ही छोटा नेफ्यू के बारे में, ना ही बड़ा नेफ्यू के बारे में। एंड जो बड़ा नेफ्यू का हस्बैंड है, ओमेगा हस्बैंड, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। लानक्रेन और भी इतना चिंता में है कि पता नहीं किसने लेटर भेजा है। एंड उसने पूरा लानक्रेन में पूछ लिया है, तो अब उसे शक है कि उसका नेफ्यूज़ में से ही किसी ने लेटर भेजा होगा। उसे अपना दोनों नेफ्यू पे शक था। वांगजी तो नहीं जाएगा, क्या पता सीचेन ने ऐसा किया हो। कुछ दिन बाद सीचेन, वांगजी एंड जो वो ओमेगा था जिसका नाम है मिंग्याओ, वो सब भी वापस आ गए थे। एंड लानक्रेन ने उनसे भी पूछा। पहले उन्होंने सीचेन से पूछा, सीचेन ने साफ साफ बोल दिया कि उसने नहीं किया है, वो तो एक गुफा में छुपा हुआ था। देन लानक्रेन ने वांगजी से पूछा। वांगजी ने कहा कि उसने नहीं किया है, उसे तो मिंग्याओ लेके गया था, एक जगह पे छिपा दिया था, एक अलग ही जंगल में छिपा दिया था। तो अब लानक्रेन क्या करे, उसे मिंग्याओ पे कोई शक नहीं था, फिर भी उसने मिंग्याओ से पूछा। और मिंग्याओ ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया। उसने कहा, मास्टर 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 मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं मेरा हस्बैंड को कैसे खो सकता हूँ, इस क्लान को कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ। आपको भी उन्होंने बंदी बना लिया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये सुनकर लानक्रेन को बहुत गुस्सा आया। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मिंग्याओ से। एंड सीचेन और वांगजी को भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया है मिंग्याओ ने। उन्होंने भी हीलिंग लोजू के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये तो बहुत बड़ा मुसीबत मोल ले लिया है उन्होंने। वैन से तो वो फिर भी बच जाते, पर हीलिंग लोजू से नहीं बचेंगे। तो लानक्रेन ने गुस्से में कहा, तुमने क्या देने के लिए बात की है उससे, तुमने क्या देने का सोचा है, कहीं कहीं तुमने खुद को तो। मिंग्याओ ने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद को नहीं दे सकता, अगर मैं दे पाता तो दे देता। मैं 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 प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सब लोग शॉक में थे, वहाँ मौजूद तीनों लोग शॉक में चले गए थे, क्योंकि मिंग्याओ ने ये बताया नहीं था। तो सीचेन ने कहा, अयाओ ये कब हुआ। मिंग्याओ ने कहा, वेंस के हमले के बाद मुझे पता चला था, तब तुम मेरे साथ नहीं थे, मैं खुद को नहीं दे सकता था, मेरे साथ मेरा एक नन्हा जान चला जाता। तो लानक्रेन ने कहा, तो तुमने किसको देने का बात किया है, मुझे अच्छे से पता है जान के बदले वो जान चाहता है, तो तुमने किसी का तो जान दांव पे लगाया होगा, किसका बोलो। सीचेन ने भी कहा, मिंग्याओ बताओ किसका। मिंग्याओ ने वांगजी की तरफ अपना उंगली को कर दिया। ये सुनकर तो दोनों जो लोग थे उनके पैर तले से ज़मीन ही खिसक गया, और वांगजी एकदम शॉक में चला गया कि ये क्या हो गया उसके साथ में। पर फिर भी उसने स्माइल करते हुए कहा, तुमने मुझे दाव पे लगाया है। मिंग्याओ ने डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सेकंड मास्टर लान, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। लानक्रेन ने और सीचेन ने साथ में कहा, तुम नहीं जाओगे। लानक्रेन ने वांगजी का हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ में आया तुम्हें, अगर लड़ना पड़ा तो हम हीलिंग लोजू से भी लड़ लेंगे, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। वांगजी ने अपना अंकल की तरफ देखा और कहा, अंकल क्या आपको लगता है हम लड़ सकते हैं। देन उसने मिंग्याओ की तरफ इशारा किया और कहा, फिर आप क्या इनका जान भी दाव पे लगाएंगे, जो कि हमारा फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, हमारा फैमिली में किसी और फैमिली को छोड़कर आए हैं, तो क्या आप इन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे। एंड वो जो अभी आया भी नहीं है उसका क्या। सब लोग चुप हो गए, क्योंकि ये तो बात तो सच है कि वो ये सब नहीं कर सकते एंड हीलिंग लोजू से लड़ भी नहीं सकते, तो उन्हें ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वांगजी 2 दिन बाद हीलिंग लोजू का पैलेस में जाएगा, जो कि असल में पैलेस है ही नहीं, एक खंडर है, वहाँ जाएगा। एंड नेक्स्ट डे वो लोग अपना काम में लगा हुआ था, तभी एक ब्लैक स्प्रिट उड़ता हुआ आया। उसने तो लानक्रेन का जो सुरक्षा कवच था उसे भी तोड़ दिया। वो स्प्रिट इतना ज़्यादा ताकतवर था, एंड वो सिर्फ एक स्प्रिट है, हीलिंग लोजू नहीं। उसके पास में एक लेटर था, वो लेटर छोड़ करके वहाँ से चला गया। मास्टर लानक्रेन ने उस लेटर को देखा, उसमें लिखा हुआ था हीलिंग लोजू ने कि हीलिंग लोजू को ये जानना है कि जिस पर्सन को उसे देने के लिए कहा गया है, उस पर्सन का नाम एंड उस पर्सन का सेक्सुअलिटी, कि वो ओमेगा है, अल्फ़ा है, या फिर नॉर्मल ही कोई एकदम
जो नॉर्मल रहते हैं लोग, वैसा कुछ है। तो ये सब उसमें लिखा हुआ था। इसके अलावा उसमें लिखा था कि उसे सिर्फ ये पर्सन नहीं चाहिए, उसे पता है कि ये लाल कलर का सेकंड जेड है, तो इसके साथ में उसे कुछ पैसा भी चाहिए। जो अमाउंट वहाँ लिखा था वो बहुत ज़्यादा था। इस हिसाब से तो लान क्लैन जो था वो 10 साल तक भी दोबारा बिल्ड नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा अमाउंट उसमें लिखा हुआ था। पर लान क्लैन कर क्या सकता है, उन्हें इस बदले में आज़ादी मिला है, तो उसे इसका कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट डे मतलब कि उसी दिन सबको लेटर भेजा गया सारे क्लैन को कि उनको एक मीटिंग करना है। एंड नेक्स्ट डे लान क्लैन ने सबके साथ मीटिंग किया एंड अपना प्रॉब्लम बताया कि वो अपना नेफ्यू को तो भेजना ही पड़ेगा उसे, वरना ईलिंग लोसू उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन पैसे का क्या करे, इतना पैसा भी उसके पास है नहीं, तो वो उधार लेने का सोच रहा था। जिन क्लान और जियांग क्लान दोनों मान गए थे। उन्होंने लान क्लान को बहुत ज़्यादा पैसा दिया। बाद में वो पैसा इकट्ठा वापस कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। एंड फाइनली वो अमाउंट इकट्ठा हो गया एंड एक लेटर लान क्लैन ने वांग जी का उस पैलेस में जाने से पहले भेजा हीलिंग लोसू के लिए। हीलिंग लोसू ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था नाम हंगुनजुन, एज 25 ईयर्स, पोस्ट सेनापति, डैश सेकेंड जेड, गुसू का सेकेंड प्रिंस। ऐसे ही बहुत कुछ लिखा था उस पर्सन के बारे में, मतलब हंगुनजुन के बारे में। एंड नीचे सेक्सुअलिटी में लिखा था गेर। ये पढ़ के वोइंग थोड़ी देर के हैरान हो गया। फिर उसने कहा गेर मतलब ये एक लड़का नहीं है। वोइंग मतलब कि जो हीलिंग लोसू है वो ये पढ़ कर के हंसने लगा। उसे हंसी आ गया। उसने सोचा था ये एक लड़का है जिसे वो अपना नौकर बना लेगा, पर ये तो एक गेर है। तो गाइस जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ओमेगा मतलब जो कि लड़का लड़की दोनों हो सकता है, गेर भी लड़का लड़की दोनों हो सकता है, एंड अल्फा भी लड़का लड़की दोनों हो सकता है। ओमेगा का तो पता ही है आपको, ओमेगा वो होता है जो प्रेग्नेंट हो सकता है, एंड गेर जिनके पास में दोनों प्राइवेट पार्ट होता है, मेन का भी और फीमेल का भी, एंड जो प्रेग्नेंट भी हो सकता है वो गेर होगा। तो मतलब हंगुनजुन एक गेर है। वैसे ये बात कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ हीलिंग लोसू को ये बताया गया है, लान क्लैन ने बताया है। ये बात उन 4 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। हंगुनजुन को, लान सीजन को, लान सीजन का हस्बैंड मिंग्याओ, एंड जो हमारा लान क्लैन है उसको, बस, और किसी को नहीं पता। हीलिंग लोसू ने खुद से ही कहा इंटरेस्टिंग। देन कुछ दिन बाद हीलिंग लोसू के जो महल है वहाँ पर हंगुनजुन को भेजा गया। उसका पास में बहुत सारा मनी भी था। स्पिरिट्स ने उसका मनी तो छीन लिया उससे, एंड देन उसको वहाँ से चल कर जाना था। बेचारा हमारा प्यारा वांग जी, जो कि सोच रहा था कि उसे बस आज आखिरी रात है उसका और उसे मार दिया जाएगा, जब वो अंदर गया उसे देखकर तो बिल्कुल चक्कर ही आ गए। ये क्या है, ये भी कोई महल है? महल ऐसा होता है? उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हालांकि वो सेनापति है, उसने इससे बुरा बुरा सिचुएशन देखा है, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही है। खून का तालाब, हड्डियों का कुर्सी टेबल, ओ गॉड ये क्या है? एंड नीचे हड्डियाँ हड्डियाँ पड़ा हुआ है। उसने देखा कि पास में 2 लाशें भी पड़ा हुआ है जिनको बहुत बुरी तरह से चीर फाड़ किया गया। उसको तो देखा ही नहीं जा रहा था। उसने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया। वो लड़ाई लड़ता है, बैटल लड़ता है, बट इतना बुरी तरीके से किसी को नहीं मारता है। वो जैसे तैसे करके अंदर गया। वो जो महल था वो बिल्कुल डार्क था, काले कलर का था, और उसमें रोशनी बहुत कम थी, पर फिर भी वांगी चल रहा था। ये नज़ारा कुछ ज़्यादा ही डरावना है। एक सेनापति के लिए भी बहुत ज़्यादा डरावना है, पर फिर भी उसने खुद से कहा मैं एक सेनापति हूँ, मुझे हिम्मत करना चाहिए। तो वो चलते चलते अंदर गया, एंड अंदर चलते चलते वो एक किसी चीज़ से टकरा गया एंड नीचे गिर गया। जब उसने उधर देखा तो वो एक इंसान के पैर से टकरा गया था। उसका पैर बिल्कुल सड़ा हुआ था, वो लाश था जहाँ पड़ा हुआ था। वांग जी बेचारा अब तो चक्कर खा के गिरने वाला है। उसे समझ नहीं आ रहा ये कर क्या चल रहा है, वो कहाँ आ गया है। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक लेडी आई है जो कि थोड़ी डिसेंट दिख रही है। चलो यहाँ कोई तो इंसान मिला उसे, वरना हर जगह स्पिरिट्स ही स्पिरिट्स है, पहरेदारी पर स्पिरिट्स, काम करने वाली स्पिरिट्स, सफाई करने वाली स्पिरिट्स। तो बताओ एक आत्मा क्या ही सफाई करेगी? उसे तो वैसे भी लाशों से लगाव होगा, खून से प्यार होगा, एंड जो हड्डियाँ उनसे मोहब्बत होगी, तो वो उसने क्यों साफ़ करेगी? वो तो श्रृंगार का ही सामान समझेगी। उस लेडी ने वांग जी से कहा
क्या तुम्हें वुशियान ने बुलाया है? हंगुंजुन मतलब हमारा वांगजी ने कहा, वुशियान, ये कौन है? तो उस लड़की ने कहा, हीलिंग लोजू। देन वांगजी ने नोट किया एंड कहा, हीलिंग लोजू। वो ये सब बहुत ज़्यादा ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा हो उसे। एंड क्यों भी ना हो, कैसा जगह है ये, सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ दिखता है, इंसान नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। वैन सिंह ने एक सॉफ्ट सा स्माइल किया एंड कहा, चलो मेरे साथ। वांग जी उसके पीछे जाने लगा। वो लेडी वांग जी को उस महल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर लेके आई। एंड वांग जी देख सकता है यहाँ पे बिल्कुल एकदम डार्कनेस है, कोई भी सूरज की रोशनी नहीं है। वो लोग चल रहे थे एंड अंदर की तरफ जा रहे थे। थोड़ा दूर चलने के बाद में सब कुछ बदल गया। वांग जी ने देखा ये जगह बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोई डार्कनेस नहीं है, कोई डार्क साया नहीं है, कोई स्पिरिट नहीं है। ये जगह बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है एंड सूरज का रोशनी भी है यहाँ पर। वैनचिंग आगे चल रही थी अभी भी एंड यहाँ पे आसपास पेड़ भी लगा हुआ है। वांग जी उसके पीछे पीछे चल रहा था एंड थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि एक छोटा सा घर है जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, उस खंडर से तो अच्छा है। वो लेडी उस घर के अंदर चला गया तो वांग जी भी उस लेडी के पीछे पीछे आया। वैनचिंग अभी भी उस घर के अंदर चली जा रही थी, वांग जी उसके पीछे पीछे था। वैनचिंग ने उस घर के पीछे वाला दरवाज़ा खोला एंड वांग जी से कहा, अंदर जाओ। वांग जी अंदर चला गया एंड वांग जी ने देखा कि ये ऐसा जगह नहीं यहाँ पे इंसान ना हो, यहाँ पे बहुत सारा लोग हैं जो अपना अपना काम में लगा हुआ है। वैनचिंग अब उसके पीछे चल रही थी। वैनचिंग ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देती हूँ। वांग जी ने कहा, घर? वैनचिंग ने कहा, वैसे तुम मुझे वैनचिंग कह सकते हो। वांग जी ने कहा, ठीक है। देन वैनचिंग आगे चलने लगा एंड वैनचिंग ने वांग जी को एक घर दिखाया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वांग जी उसके अंदर गया, उसके अंदर सब सामान था। एक किचन था, 2 कमरा था, एक हॉल था एंड एक इंसान को रहने के लिए जितना सामान की ज़रूरत होता है वो सारा सामान वहाँ था। खाने पीने का भी बहुत सामान था। देन वैनचिंग ने कहा, पीछे एक छोटा सा गार्डन है, तुम्हें खुद सब्जी लगाना होगा एंड खुद ही बना के खाना होगा, कोई सर्वेंट नहीं आएगा यहाँ। वांग जी ने कहा, ठीक है। देन वैनचिंग ने कहा, एंड किसी और सब्जी का बीज चाहिए हो तो मांग लेना। वांग जी ने नोट किया। देन वांग जी ने पूछा, आप लोग यहीं रहते हैं? वैनचिंग ने कहा, हम यहीं रहते हैं, बहुत साल हो गए हैं एंड हम लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, जैसे कल्टीवेटर वर्ल्ड में सब रहते हैं वैसे ही। बस हाँ, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और कल्टीवेटर नहीं है, तो अपना तलवार को छुपा के रखना। तलवार के बारे में किसी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। वांग जी ने नोट किया। देन वैनचिंग ने वांग जी को बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वांग जी चाहे तो सबसे बात कर सकता है, दोस्ती कर सकता है, सबके साथ में घुल मिल के रह सकता है एंड किसी चीज़ ज़रूरत हो तो वो वैनचिंग को बता सकता है। देन वहाँ पर एक लड़का आया जो कि कम उम्र का होगा, लगभग 17 साल का। उस लड़के ने कहा, शिजय, अन्य वैसे कहते हुए उस कमरे के अंदर आ गया। तो ब्रदर भी इन्हें लेके आए हैं? वैनचिंग ने कहा, इनका नाम। देन वो रुक गई। वांग जी ने कहा, मेरा नाम लानवांग जी है। वैनचिंग ने कहा, बट तुम्हारा नाम तो हंगुंजुन है ना? वांग जी ने कहा, वो मेरा टाइटल है, मेरा नाम हंगुंजुन नहीं है, मेरा नाम है लानवांग जी, आप मुझे आजान बुला सकती हैं। वैनचिंग ने कहा, आजान, बहुत अच्छा नाम है। देन उस लड़के ने जो अभी भी आया था शिजे कहते हुए, वैनचिंग ने कहा, ये मेरा भाई है, इसका नाम है वैनिंग, तुम इसे आलिंग बुला सकते हो। वांग जी ने कहा, आलिंग, बहुत अच्छा नाम है। देन वांग जी का टाइम ऐसे ही जाता था। अब उसे यहाँ रहते रहते 6 महीना हो गया था। इस 6 महीने में वो बहुत लोगों का दोस्त बन गया था, बहुत लोगों से घुल मिल गया था एंड यहाँ लान प्लान जैसा कुछ भी नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, अपना अकॉर्डिंग रहो, अपना अकॉर्डिंग जियो। वांग जी देखता था कि कुछ लोग यहाँ 12 बजे उठता है सो के, कुछ लोग 12 बजे सोता ही है, कुछ लोग रात भर नहीं सोता है, काम करता रहता है एंड सब लोग अपने में ही है। शाम को सब लोग मस्ती मजाक करते हैं, अपना अपना घर में डिनर करते हैं एंड कभी कभी गेट टुगेदर भी करते हैं। वांग जी को ये लाइफ बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा, एंड वो थैंकफुल है कि मिंग्याओ ने उसे दाव पे लगा दिया इस चीज़ के लिए, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वहाँ वो सब कुछ नहीं मिल रहा था, उसे फ्रीडम नहीं मिल रही थी, खुद की इच्छा से जी नहीं पा रहा था, ज़बरदस्ती की जा रही थी उसके साथ में, उसे वो काम करना पड़ता था जिसका वो कभी इच्छा नहीं करता। बट यहाँ
वो वही करता है जिसकी उसे इच्छा होती है, उसकी इच्छा के बिना वो कुछ नहीं करता। वेन चेंग उसे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह का खाना बनाना भी सिखाती है। ये सीखकर वांग जी और भी तक खुश है। बट इस 6 महीने में उसने एक बार भी हीलिंग लोजू को नहीं देखा। इन 6 महीनों में उसका दोस्ती एक और पर्सन से हुआ है जिसका नाम है आशियान। आशियान कितना हंसमुख पर्सन है, कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है। एंड आशियान जो है वो एक अलग ही क्वार्टर में रहता है, एक अलग रूम में रहता है एंड सब लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें करता है। एंड उसका खाना हर कोई बना लेता है। वांग जी ज़्यादातर उसके लिए खाना बना के उसके पास लेके जाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेके जाता है, आफ्टरनून में लंच लेके जाता है एंड रात को डिनर लेके जाता है। अब तो उसका रूटीन बन गया है। वो नया नया डिशेस सीखता है एंड उसे लेके जाता है। वांग जी को आशियान के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, उसे क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है एंड बहुत कुछ। बस उसे ये नहीं पता कि आशियान का माँ बाबा कहाँ हैं। इस बारे में वांग जी ने पूछने का कोशिश किया पर आशियान ने उसे इग्नोर कर दिया, तो वो पूछता ही नहीं है। लेकिन वांग जी के बारे में आशियान को सब कुछ पता है कि वांग जी का माँ बाप का डेथ हो गया है, उसका अंकल है, उसका एक ब्रदर है एंड वो लान क्लान से आया है। दूसरी तरफ कल्टीवेशन वर्ल्ड में इन 6 महीनों में लान सेजन का जीना हराम हो गया है। उसे अपना भाई का बहुत चिंता होता है। ऐसा ही लान क्रूइन के साथ में है। मिंग्या का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वो रोज़ रात को रोता है एंड खुद को कर्ज करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना था। सिचेन और जो अंकल लानकुरन है उसे समझाते भी हैं कि इसमें उसका ज़्यादा कोई गलती नहीं है। उस टाइम पे जो उसे समझ आया उसने कर दिया एंड आप पछताने को कुछ नहीं होगा, जबकि ऐसा करने से उसका हेल्थ ख़राब हो जाएगा एंड उसका बेबी का भी हेल्थ ख़राब हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, तो उसे शांत रहना चाहिए। एक दिन लान सेजन बिना किसी को कुछ भी बताए ईलिंग लोजू का महल की तरफ चला गया। जो वहाँ पे स्प्रिट सोल्स खड़ा हुआ था, जो कि पहरेदारी पे था, उसने उनसे कहा कि उसे ईलिंग लोजू से मिलना है। स्प्रिट्स तो एकदम चौंक गए। ईलिंग लोजू से मिलना चाहता है? यहाँ लोग लेटर देने को घबराते हैं एंड ये पर्सन डायरेक्ट ईलिंग लोजू से मिलना चाहता है। गश तो देखो इसमें कितना ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने स्प्रिट्स ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर गया एंड अंदर जा कर के उन्होंने वो स्प्रिट ने एक तालिस्मा जलाया, जिससे लगभग 15 मिनट बाद में एक पर्सन आया जिसका डार्क रोब्स था, ब्लैक रोब्स था एंड जिसका फेस पर एक मास्क था। उस स्प्रिट ने कहा मास्टर। देन उस इंसान ने, मतलब ईलिंग लोजू ने कहा व्हाट द हेल, तुमसे किसने कहा मुझे बुलाने के लिए? तुम्हें ये ज़िंदगी भी प्यारा नहीं है? उस स्प्रिट ने कहा मुझे माफ़ कीजिए पर बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर ईलिंग लोजू बिल्कुल शॉक में था। उससे मिलना चाहता है? उसके बारे में अफवाहें कम हैं जो उससे मिलने के लिए कोई आ गया है। देन ईलिंग लोजू ने सोचा बहुत दिन हो गया है, उसने किसी को मारा नहीं है अपने हाथों से, तो वो मार भी देगा अगर इस इंसान का इंटेंशन गलत हुआ तो उसने कहा कि उसे लेके आओ। वो स्प्रिट बाहर गया एंड उसने सिचेन से कहा कि वो अंदर जा सकता है। सिचेन अंदर आया एंड अंदर आकर जो नज़ारा उसने देखा, उसे देख करके उसे हार्ट अटैक ही जैसे आ जाएगा। उसका भाई यहाँ, पता नहीं उसका भाई जिंदा भी है या नहीं है। उसे तो लग रहा था कि इनमें से कोई लाश उसके भाई का ना हो। उसका आंखों से आंसू निकल रहा था। वो जैसे तैसे करके हीलिंग लोजू के पास पहुंचा। हीलिंग लोजू वहीं एक जो हड्डियों का ढांचा सा बना हुआ था, मतलब एक टेबल जैसा, उसके ऊपर बैठा हुआ था। हड्डियाँ डली हुई थी वहाँ बैठा था। ये नज़ारा तो सिचन के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग था। उसने वो करते हुए कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया। ईलिंग लोजू ने अपना कोल्ड टोन में कहा परेशान तो कर दिया, क्या काम है? सिचन ने कहा मुझे मेरे भाई से मिलना है। ईलिंग लोजू ने हंसते हुए कहा हाँ भाई, कौन सा भाई? मैंने तो बहुत लोगों को मारा है। अब तुम्हारे भाई का स्प्रिट कौन सा है तो नाम ही बता दो। सिचन ने कहा मेरे भाई का नाम लानवांग जी है। ईलिंग लोजू को याद तो है कि लानवांग जी को वो जानता है, पर फिर भी उसने कहा लानवांग जी, मैं तो इस नाम का किसी पर्सन को नहीं जानता। देन सिचन को याद आया कि उसके अंकल ने लेटर में लानवांग जी नहीं हंगुनजुन लिखा था, तो उसने कहा मेरे भाई का नाम हंगुनजुन है। ईलिंग लोजू ने कहा हंगुनजुन, वो उसे तो मैंने मार दिया। सिचन का जो हाथ में तलवार था उसका टाइट, मतलब उसका पकड़ जो था उस पर टाइट हो गया। उसने कहा तुम बीस्ट हो एक नंबर के, तुमने कितना मासूम इंसान को कैसे मार दिया?
मेरा भाई, मेरा भाई। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा। हीलिंग लोज़ू को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, ठीक है, नाटक मत करो, मैं लाता हूँ तुम्हारे भाई को, तुम यहीं रहो। ऐसा बोल करके वो डिसअपेयर हो गया हवा में। एंड वो उसी जगह पहुंचा जहाँ पर लानवांग जी अपना रूम में लंच बना रहा था। वो वहाँ गया एंड अभी वो बिल्कुल चेंज था, उसका रूप भी बदला हुआ था, सब कुछ। एंड जब उसने किचन की तरफ देखा तो वहाँ पर लानवांग जी काम कर रहा था, मतलब अजान काम कर रहा था। अजान ने उसकी तरफ देखा एंड कहा, आशन, तुम यहाँ पर? तो मतलब हीलिंग लोज़ू ही आशन है। आशन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा खुशबू इतना तेज़ आ रहा है ना, मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बना रहे हो? तुम्हारा फेवरेट लोटस रिफ सूप। मैंने 2 जगह बनाया है, मतलब 2 जगह कर लिया है। ये स्पाइसी है और ये नॉन स्पाइसी है। तुम्हें पता है ना मैं स्पाइसी नहीं खा पाता। आशन ने कहा, वैसे अब तुम काफ़ी बातें करने लगे हो। आजान ने कहा, तुम्हारा संगति जो है। आशन ने कहा, तुमसे कोई मिलने आया है। आजान ने कहा, मुझसे? कौन मिलने आया है? मैं तो यहाँ सबसे मिल चुका हूँ, अब कौन है? तो आशन ने कहा, तुम चलो तो मेरे साथ। आशन ने आजान का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचते हुए लाया। वो उसे वहाँ ले जा रहा था जहाँ आजान बिल्कुल जाना नहीं चाहता, उस खंडर की तरफ जहाँ से वो बहुत मुश्किल से निकल के आया था। वो बस एक बार ही वहाँ गया जब वो यहाँ आया था, तब से अब तक वो कभी नहीं गया। वेंचिंग वहाँ जाता रहता है लेकिन वो कभी नहीं गया। आजान ने उसे रोकते हुए कहा, देखो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर हीलिंग लोज़ू है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। वेंचिंग ने कहा था, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। आशन ने कहा, मैं हूँ ना, उन्हें मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। आजान ने कहा, शायद ना आए, पर मेरे ऊपर तो आएगा, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना। आशन ने कहा, चलो तो, वहाँ कोई मिलने आया है। अब वांग जी कैसे रुक सकता है? कोई मिलने आया है, क्या वो उसका भाई है या अंकल है या फिर मिंग्याओ यहाँ आया है? ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो वो आशन के साथ में जाने लगा एंड कुछ ही टाइम में वो उस डार्क लैम्प में था एंड कुछ ही दूरी पर वांग जी का भाई बिल्कुल अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, उसका सर झुका हुआ था एंड वो रो रहा था। जब वांग जी ने अपना भाई को देखा तो कहा, भाई। एंड जब सिचन ने वांग जी का आवाज़ सुना तो उन्होंने ऊपर देखा एंड कहा, अजान। ये कहते हुए वो अपनी जगह से खड़े हुए एंड वांग जी को आकर हक कर लिया। एंड जब वो हक करके दूर हुए तो उन्होंने देखा वांग जी के पीछे एक पर्सन खड़ा है जो कि स्माइल कर रहा है। सिचन ने कहा, ये? वांग जी ने कहा, ये आशन है, मेरा दोस्त। लाजन कन्फ्यूज़ हो गया, उसका दोस्त? यहाँ कोई और भी रहता है? उसने सिचन ने कहा, हीलिंग लोज़ू कहाँ गया? वो तुम्हें लेने गए थे। अजान ने कहा, मुझे लेने? मैंने उन्हें एक बार देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है वो दिखता कैसा है। अच्छा हुआ जो मैंने नहीं देखा। पता है भाई, मैं जब पहली बार आया था ना, मुझे कितना डर लगा था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। सिचन ने कहा, खुश? तुम यहाँ खुश हो? अजान ने कहा, अब कैसे खुश हो तो वो तो एक सीक्रेट है, वो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आप टेंशन मत लो, आपको मेरा चेहरा से दिख रहा होगा। वांग जी ने एकदम प्लेन रोब्स पहना हुआ था, वाइट कलर में नहीं, लाइट पर्पल में, एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। उसके सिर पे फोरहेड रिबन नहीं था एंड बालों का बन बना हुआ था एंड हाथ में आटा लगा हुआ था। उसने कहा, तुम क्या कर रहे थे? अरे ब्रदर, मैं खाना बना रहा था। यहाँ ना खुद का खाना खुद बनाना होता है, बट यही एक है जिसका खाना मुझे बनाना होता है। आशा ने कहा, अजान तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम बनाते हो अपनी मर्ज़ी से, मैंने तो नहीं कहा था ना। वांग जी ने कहा, बात तो है। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगे एंड सिचन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये हो क्या रहा है, उसके भाई को किसी ने पोसेस कर लिया है एंड ये इंसान कौन है। खैर उन्होंने थोड़ी देर बातें किया एंड बात करने के बाद में सिचन वहाँ से निकल गया एंड स्पिरिट्स जो बाहर पहरेदारी कर रही थी वो एकदम शॉक में थी। यहाँ इस महल से कोई भी इंसान कभी भी अंदर गया है लेकिन बाहर नहीं निकला आज तक, एंड ये इंसान बाहर निकल कर आया है। उनके तो मतलब वो तो एकदम शॉक में चले गए। भले वो स्पिरिट्स हैं पर इमोशंस तो उनके पास भी हैं, शॉक तो वो भी हो सकती हैं। एंड अंदर से वांग जी और आशन दोबारा से वहाँ पर जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक स्पिरिट आया जो कि वहीं डोर कीपर था वही, एंड उसने कहा, मास्टर आपसे आपके पास लेटर आया है। ये सुनकर
आशन एकदम शॉक हो गया। वो होता है घबरा गया कि वांग जी को पता चल जाएगा उसके बारे में एंड वांग जी उससे नफरत करेगा। और वांग जी एकदम शॉक था कि ये स्पिरिट आशन के क्यों लेटर दे रहा है। तो वांग जी ने आशन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले जाने लगा। वो स्पिरिट उनके पीछे आ रहा था क्योंकि उसका जो काम है वो तो वो करेगी ना। आशन ने उस स्पिरिट की तरफ घूर कर देखा एंड कहा चले जाओ यहाँ से। वो स्पिरिट तुरंत चली गई। वांग जी अब शौक में आ गया। वांग जी ने कहा उसने तुम्हारी बात क्यों सुनी। तो विंग ने थोड़ा शाय किया एंड कहा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। बात यह है कि मैं हीलिंग लोसू हूँ। आसान बिल्कुल शौक में चला गया। आशन और हीलिंग लोसू, ये तो इम्पॉसिबल है। देन आशन ने आसान को सब कुछ बताया कि आखिर बात क्या है, कि उसको एक श्राप मिला है जब तक कि उसका शादी ना हो एंड उसको किसी से प्यार ना हो जाए, प्यार करके शादी ना हो जाए, तब तक वो इसी तरह रहेगा, मतलब इसी तरह से। एंड जब उसका शादी हो जाएगा तो वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा एंड ये डार्क रेलम वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा। जो अंदर का दुनिया है वो सबको दिखने लगेगा, ऐसा हो जाएगा। ये बस उसके एक श्राप मिला है जो कि उसकी मदर ने दिया था एंड ये मदर का जो श्राप है वो उसको ज़िंदा रखने के लिए था, बट अभी उसके लिए श्राप बन गया है। एंड जब उसके पास इतना पावर्स था तो लोग उसके बाद हेल्प मांगने के लिए आते थे एंड वो खुशी खुशी हेल्प भी करता था। बट फिर उसके पास में बुरे लोग आने लगे जिससे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था एंड श्राप की वजह से वो उन लोगों को जान से मारने लगा। तो वांग जी ने कहा तो तुम्हारा श्राप शादी करके दूर हो जाएगा। विंग ने कहा हो जाएगा, पर ऐसा इंसान ढूंढूं कहाँ जो हीलिंग लोसू से शादी करे। वांग जी ने कहा मैं। विंग एकदम शॉक हो गया। उसने कहा क्या। वांग जी ने कहा तुम मुझसे शादी कर लो। विंग ने एकदम ही रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, मुझे पता है तुम गेर हो एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा लूँ। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा एंड कहा तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठाओगे, उठाना होता तो तुम कब का उठा लेते। एंड मैं तुम्हें बताऊँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या कहूँ कि प्यार करता हूँ। विंग एकदम शौक था, विंग एकदम ही शौक था। पर फिर वो उसने वांग जी को हक कर लिया एंड उस दिन जब वो वापस गए एक दूसरे का हाथ में हाथ डाले हुए, तो वेंचिंग उन्हें देख रहा था। उस दिन विंग अपना रूम में नहीं गया बल्कि वांग जी का रूम में ही डिनर करके एंड वांग जी का साथ में ही था। एंड अब विंग किस चीज़ का वेट करता, विंग को भी तो वांग जी एक बार में ही पसंद आ गया था, तभी तो उसने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, डायरेक्ट वांग जी को वेंचिंग से बोला था कि वो उसे लेके अंदर चला जाए जहाँ पर सब लोग रहता है, डार्क साइड पे उसे ज़्यादा ना रहने दे। पोर्ट्रेट देखकर ही उसे उससे प्यार हो गया था एंड जब सेक्सुअलिटी पता चला तब तो वो खुद को रोक ही नहीं पाया, क्योंकि होता है ना कुछ बाउंडेशंस, तो वो सोच रहा था कि अब वो भी नहीं है एंड अब कन्फर्शन के बाद वो कैसे खुद को रोके। तो रात में उन दोनों का लवी डवी सेशन हुआ था जिसमें विंग बहुत ज़्यादा जेंटल था लेकिन वांग जी रफनेस चाहता था, तो उसने विंग को कहा भी जेंटल ना होने के लिए। तो विंग कैसे अब वांग जी को रिफ्यूज़ कर सकता था। तो फिर विंग ने वांग जी पर कोई मर्सी नहीं किया एंड वांग जी एक टाइम के लिए बैक करने लगा था विंग से जेंटल होने के लिए, बट विंग कहाँ होने वाला था। नेक्स्ट डे से उनका रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। वो लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते थे, विंग एंड वांग जी अपना अपना काम करते थे एंड रात को उनका सेशन होता था, लव सेशन। एवरी डे मीन्स एवरी डे वाला सेशन उनका होता था। अब वांग जी को यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है। 6 महीने पहले तक उसके पास में ऐसा कोई नहीं था जिसे वो पार्टनर बोल सके, लेकिन अभी विंग एंड वांग जी पार्टनर्स हैं एंड वांग जी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट भी है एंड वो दोनों सोच रहे हैं कि उन्हें अब शादी कर ही लेना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया एंड अब जो उनका शादी था उसके लिए विंग वांग जी को लेकर के उनका क्लान में गया, लान क्लान में, एंड उसने प्रपोजल रखा एंड उसने सबसे झूठ बोला कि वो हीलिंग लोसू से हरा करके वांग जी को लेके आया है। सब लोग मान भी गए, बहुत शिद्दत के बात माने थे, ऐसे कैसे कोई भी हरा सकता है, लेकिन वांग जी सही सलामत है। एंड सिचन ने भी देखा था कि वांग जी जब आशन के साथ में था पिछला बार जब वो गए थे उससे मिलने के लिए, तो वो एकदम सेफ था एंड वांग जी ने भी कहा कि ये सब आशन की वजह से ही है। वैसे उसने झूठ नहीं बोला है, टेक्निकली उसको सेफ रखने वाला आशन ही तो है, भले ही उसका दूसरा नाम हीलिंग लोसू क्यों ना हो। उन दोनों का शादी होने के बाद में डार्क रेलम अचानक से गायब हो गया एंड सब लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक अलग ही दुनिया है।
जो डार्क वाला हाउस था, स्पिरिट्स था, वो सब लोग फ्री हो गए थे एंड हीलिंग लोज़ो भी कहीं गायब हो गया। अब वहाँ पे रहता है वांग जी और विंग एंड उन दोनों का प्यारा सा वे सेक्ट जो उन्होंने खुद ही बना लिया है। बहुत छोटा सा सेक्ट, इसमें कम से कम 400 लोग हैं एंड बहुत अच्छे से लवी डवी तरीके से सब लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा किसी को पैम्पर किया जाता है तो वो है वांग जी, उनका प्रिंसेस एंड उनका किंग वी वुशियान जिसका नाम है विंग। एंड इसी के साथ में हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जो भी हो, ये एफ जैसा भी लगा हो, मुझे कमेंट ज़रूर करना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एफ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।